नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज तारीख 25 जून 2025 को और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर की जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आर्टिकल्स। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल। एससीओ के बारे में जानेंगे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया के बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस कंट्रीज़ की रैंकिंग हुई है, उसके बारे में जानेंगे। रानी दुर्गावती की 24 जून को पुण्यतिथि थी। ईरान, इंडिया, यूएसए इस वॉर से किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है और इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब का। एस्टीमेट कमेटी 75 ईयर हो चुके हैं इसको बने हुए, इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ उसको जानेंगे। नागास्त्र ये क्या है, ई पासपोर्ट से बस स्टार्ट की गई है। ई कोली TETPCM ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसके बारे में जानेंगे। और ये अपना CRNKL1 जीन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसके अंदर आया है इसकी न्यूज़ में। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजनाथ सिंह जी, वो एससीओ के मीट में जाएंगे 5 साल बाद। ठीक है, कहाँ पर? चाइना की किंगदाओ सिटी में। कब से कब तक होगी? ये जून 25 से 26 तक होगी। ठीक है, किसकी मीटिंग होगी? डिफेंस मिनिस्टर की। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट जो होती है उसमें जाएंगे हमारे राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो ये जो मीटिंग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब 2020 में चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख के अंदर, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट विजिट है चाइना में 2020 के बाद, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्रीज़ देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं एससीओ की। एससीओ की जो मैं आपको ना रेलेवेंस बताता हूँ, इसमें ना प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन बनेगा? प्रीलिम्स में हमें पूछ सकता है कि भाई ये कब बनी थी, इंडिया इसके अंदर कब आया था, इंडिया के साथ और कोई भी आया था, फिलहाल कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, बांग्लादेश पूछ सकता है या फिर नेपाल करके कंफ्यूज कर सकता है। आजकल तो वैसे भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा G20 के क्वेश्चंस पूछे थे कि G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ होती है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो एससीओ में पूछ सकता है। तो पहले ये इसमें कंट्रीज जान लेते हैं हम। रशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, ईरान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये इसमें कंट्रीज़ हैं। ठीक है, टोटल करके 9 कंट्रीज होती है ये। और इंडिया आया था इसमें 2017 में। ठीक है, तो इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, चाइना ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, किया पाकिस्तान को इसमें लेकर आओ, और रशिया ने किया था इंडिया का कि भाई इंडिया को ही होना चाहिए। तो 2017 में इंडिया इसका मेंबर बन चुका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर क्या बन सकते हैं क्वेश्चन कि भाई एससीओ के मेंबर्स कौन कौन से हैं, कब बनी, कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, और इंडिया इसमें कब आया। ठीक है, और इसके जो वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेट्स, इसका ही है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड करके कुछ ऐसा है, मुझे अभी ढंग से अभी याद नहीं आ रहा। तो ये है रेट्स करके। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये, स्क्वाड नहीं है। ठीक है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2001 में बना था। इससे पहले क्या था? ये शंघाई 5 था। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? 9 फुल मेंबर्स हैं। कौन कौन है हमने पढ़े पीछे अभी। इंडिया है, देखो मैप से पढ़ने में ना ज़्यादा आसानी होती है, हम याद कर पाते हैं। एक तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, इसको याद रखो। कजाकिस्तान है, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री सेंट्रल एशिया में। उज्बेकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। एक कंट्री नहीं है इसमें जिसके पीछे स्थान आता है, जिसके पीछे स्थान आता है, एक कंट्री नहीं है। वो कौन सी कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसके अंदर। उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया है और ईरान है। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। अच्छा, मैप में ना मंगोलिया दिया हुआ है, मंगोलिया नहीं है, मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेट में आता है। ठीक है, मंगोलिया नहीं है, मंगोलिया आता है ऑब्जर्वर में। ठीक है, ऑब्जर्वर में और कौन कौन सी आती हैं? ऑब्जर्वर में आती हैं आपकी, अफ़गानिस्तान आता है। ठीक है, मंगोलिया आता है और एक बेलारूस आता है। ठीक है,
तो ये हमने जाना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चाइना के अंदर है, बीजिंग में। इसका मेन फोकस क्या है, रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी। ठीक है, इंडिया कब बना था इसका फुल मेंबर, 2017 में। ठीक है, और इसकी बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, ये याद कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। 2001 में ये बना था और इंडिया कब इसमें आया था, 2017 के अंदर। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ में, 9 कंट्रीज़ है। ठीक है, कौन कौन सी है ये हमने पढ़ लिया है, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, रशिया, कजाकिस्तान, कौन सी नहीं है स्थान में, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे। अब जो हमारे एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे जो एस जयशंकर जी, इन्होंने एक पासपोर्ट सेवा दिवस के दिन इन्होंने ई पासपोर्ट सेवा और पासपोर्ट सेवा 2.0 करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, कब, पासपोर्ट दिवस पे, पासपोर्ट सेवा दिवस पे। ठीक है, ये नेशनल वाइड प्रोग्राम होगा जो ई पासपोर्ट और पासपोर्ट से जो भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाएगा और जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। भारत में जो पासपोर्ट रेट इशुएंस हैं वो बढ़ के 91 लाख से 1.46 करोड़ हो चुका है 2024 के अंदर। और 10 नए ऑफिसेज खोले जा चुके हैं, 10 नए ऑफिसेज खोले जा चुके हैं और टोटल हो चुके हैं 450 ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज अगर बात करें ना पासपोर्ट्स के, तो खोले जा चुके हैं। और 450th कहाँ पर है, कुशीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ई पासपोर्ट सेवा और पासपोर्ट सेवा 2.0। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है, एस जयशंकर जी ने। ठीक है, एस जयशंकर जी ने स्टार्ट किया है इसको। और किसके लिए किया है, सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण, अलाइनिंग विद द पिलर्स ऑफ सेवा सुशासन एंड गरीब कल्याण। ठीक है, बढ़ते हैं अगली। ये कह रहे हैं कि अर्ली सिकल सेल जो एनीमिया डिटेक्शन हो सकती है वो चाइल्ड डेथ्स को डिक्रीज़ कर सकती है, ये चाइल्ड डेथ्स को डिक्रीज कर सकती है। ICMR ने एक इनिशिएटिव, एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो 2019 से लेके 2024 तक चला। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो इंडिया में जो सिकल सेल डिजीज़ से जो मॉर्टेलिटी होती थी ना चिल्ड्रन की वो घट गई है। कितनी गई है वो, 20 से 30% से जाके हो चुकी है 5%। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जो सिकल सेल एनीमिया से जो बच्चे चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो रही थी वो घट के 5% हो गई है। और ये जो स्टडी है वो 63,300 न्यू बॉर्न्स पर की गई है, 456 केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम अर्ली डायग्नोस करें, इनेबल टाइमली केयर डायग्नोस करें, इम्प्रूविंग आउटकम्स हमको मिलें और जो प्रिवेंशन है फैमिली स्क्रीनिंग की उसके तहत अगर हम सभी कुछ इम्प्लीमेंट करें अपनी हेल्थ बेनिफिट स्कीम्स को, तो इसको और भी कम किया जा सकता है। ठीक है, इसको 0% किया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक सिकल का रूप ले लेती हैं और वे ब्लॉकेज कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। ठीक है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, इससे जो फ्लो है ऑक्सीजन का, आरबीसीज का, वो रुक जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, स्टिफ एंड स्टिकी सेल्स गेट स्टक, और ये रोक के उसको फ्लो को रोक देती हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि वेरियस बीमारियां हो जाती हैं, फटीक हो गया और कोई सिम्टम्स हो गए, कमजोरियां आ गई बॉडी के अंदर, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अगली बात करते हैं एनीमिया क्राइसिस इन प्रेगनेंसी। सेम न्यूज़ है करीब करीब। तो इसमें जो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने बताया कि जो 52% प्रेग्नेंट वूमन है इंडिया के अंदर वो फेस करती हैं एनीमिया को। ठीक है, जिससे फटीग होता है, बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेबीज़ के अंदर। अभी हमने पीछे पढ़ा यही। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया अलग होता है, वैसे एनीमिया अलग होता है। एनीमिया के अंदर क्या होता है, हेल्दी आरबीसीज कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि ये है एनीमिया, इसमें आरबीसीज आपको कम दिख रही होंगी, इसमें ज़्यादा दिख रही होंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो 52% प्रेग्नेंट वूमन इंडिया के अंदर हैं वो फेस करती हैं एनीमिया को। इससे फटीग होती है, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अपना जो हार्ट डिफेक्ट हो जाते हैं बेबीज़ के अंदर, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो एनीमिया होती है ना, इसका जो मेन रीज़न है ना वो है आयरन डेफिशिएंसी इन ब्लड, आयरन डेफिशिएंसी इन ब्लड। ठीक है, इसका जो मेन रीज़न होता है ये। तो अर्ली स्क्रीनिंग करें, आयरन रिच डाइट्स दें और
प्री नेटल सप्लीमेंट्स दें सरकार, अगर इनको दे भी रही है सरकार, बिल्कुल दे रही है, टू टैकल दीज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। रेगुलर एंटीनेटल केयर हो, टाइमली डायग्नोज हो, और ये दोनों के लिए ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्रास में जो आयरन डाइट्स है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें इसका डिटेक्शन के लिए और डायग्नोज के लिए वहाँ पर भी पूरे उपकरण होने चाहिए सरकार द्वारा प्रोवाइड किए गए, ताकि हम एक स्टार्टिंग स्टेज पे ही हम पकड़ सकें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी कि भाई 52% हमारे जो, इसको अपना डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो अगर हेल्थ और वुमेन, ठीक है, सोशल जस्टिस में या सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में नहीं, सोशल जस्टिस के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप इसको एक डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो कि 52% वुमेन जो हैं इंडिया की, किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ करते हो आंसर राइटिंग में, ठीक है। कि भाई हमारे इंडिया के अंदर अगर आपसे वुमन की हेल्थ का कुछ पूछा जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि 52% प्रेग्नेंट वुमन इंडिया में एनीमिया को फेस कर रही हैं, ठीक है। या चिल्ड्रन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अब ये रिपोर्ट आई है HR प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स आया 2025 का। इसमें बताया है कि विच आर द बेस्ट एंड वर्स्ट कंट्रीज़ फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करूँ, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि आप अगर कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो या गवर्नमेंट का सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हो, वैसे सबसे बुरा हाल कॉरपोरेट सेक्टर का है, प्राइवेट कंपनीज़ का। आपकी 8 बजे शिफ्ट होती है या 10 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है और 10 से आप काम करते हो 7 बजे तक या 8 बजे तक, ठीक है। ये तो मैं बड़ी MNC कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट होती है, वरना 8 घंटे की शिफ्ट तो कहीं भी नहीं होती है। 10 से 6 हो गई उसमें MNCs में, इनमें तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो जो एम्प्लॉय है वो अपने काम पर गया, वहाँ से काम से आया, उसके बाद भी उस पे कंटिन्यूअसली फ़ोन आएंगे, उसको बार बार परेशान किया जाएगा कि भाई आपने ये काम किया नहीं किया। वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी प्राइवेट लाइफ है, जो फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है या कहीं एक्सरसाइज में, जिम में, प्राणायाम में या डिनर के लिए कहीं जा सकता है, वो बिल्कुल एकदम कॉम्प्लिकेट हो जाती है वहाँ पे आके, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि बेस्ट और वर्स्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। तो इंडिया आता है 42nd नंबर पे, ठीक है, 42nd नंबर पे आता है। और जो फर्स्ट कंट्री है वो है आयरलैंड, ठीक है। बेल्जियम सेकंड है और आयरलैंड सेकंड है, न्यूजीलैंड फर्स्ट है, सॉरी न्यूजीलैंड फर्स्ट है, आयरलैंड सेकंड है, बेल्जियम थर्ड है और ये जर्मनी है, ठीक है। तो देखो आप, ये यूरोप की कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ये अपना न्यूजीलैंड है, ओशियानिक कंट्री है ये, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो आप देख सकते हैं इंडिया आता है 42nd नंबर पे। अब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंडिया कौन से पाया, बस आपको ये याद रखना है कि भाई एक वर्क लाइफ बैलेंस करके रिपोर्ट आई थी, किसकी आई थी वो जानने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टडी करके आप लिख सकते हो उसको आंसर राइटिंग के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया 42nd नंबर पे आया था, ये 42nd आप याद रख सकते हो, ठीक है। कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है कि काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और जो समय से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है 30 के बाद से ही, और 40s के बाद से तो और प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काम ही इतना दे देते हैं और पर्सनल स्पेस देते नहीं है। तो ये आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, बिजनेस एथिक्स में या वर्क एथिक्स में, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीक़ा से, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको आईपैड्स दिए हैं महाराष्ट्र सरकार ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को। तो यहाँ फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हेल्ड हुई है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुई है, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। तो कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ राज्य हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर जहां पर फुल्ली कैबिनेट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहला था हिमाचल प्रदेश, जिसने कैबिनेट स्टार्ट किया था, मतलब हेल्ड हुआ था यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। लेकिन जो 4 स्टेट्स हैं जिसके अंदर फुल्ली कैबिनेट हो चुका है वो है उत्तराखंड, यूपी, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा फोर्थ, ठीक है। ये हैं जो स्टेट्स जिनके अंदर फुली कैबिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। अब फुली कैबिनेट स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो सरकार डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है,
ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन है हमारा, और सरकार चाहती है कि सब कुछ ही एक पूरे पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, सरकार भी एक्सेस कर पाए, लोग भी एक्सेस कर पाए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार नोटिफिकेशन निकालती है, कागज़ों में निकालती है, तो सरकार इसमें एक पोर्टल बनाएगी आगे चल के कि भाई ई पोर्टल करके, बना भी हुआ है कई जगह पे ई पोर्टल करके। तो उससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आती है सरकार की गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर पेपरलेस काम होता है, हम तो चाहते ही हैं कि हम कम से कम पेपर यूज़ करें। तो महाराष्ट्र सरकार का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था कि भाई इन्होंने ई कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट की। फिर इसमें बहुत सारी जो हमारे इंडिया के अंदर जो हम मशीन लर्निंग, एआई डेवलपमेंट, और उसको भी बूस्ट मिलेगा। रिसर्च होंगी कि भाई और किस तरीक़ा से हम, क्योंकि जो काम होता है लेजिस्लेचर का या काउंसिल्स का, वो छोटा मोटा काम नहीं होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, उसके लिए स्टैक्स चाहिए, उसके लिए क्लाउड्स चाहिए स्टोरेज के लिए। तो इंस्टीट्यूशंस हो गए, आईआईटीज़ हो गई, वो इस पे और बढ़ चढ़ के काम करेंगी। और जो आपके सरकार के और नए इनिशिएटिव्स आएंगे डिजिटल इंडिया को लेके, तो ये एक बहुत अच्छा कदम था महाराष्ट्र सरकार का। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी आंसर राइटिंग में, गवर्नेंस में। ठीक है, गवर्नेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र सरकार ने भी ई कैबिनेट मीटिंग हेल्ड की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से राज्य कर चुके हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, और सबसे पहले किसने की थी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा आर्टिकल। देखो, जो आर्टिकल, जो भी न्यूज़ जिस भी तरीके से रिलेवेंट होगी ना, आप उसको उसी तरीक़ा से पढ़ो। ठीक है, आप उसको प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, मेंस के लिए ज़रूरी है तो मेंस के लिए पढ़ो, और दोनों के लिए ज़रूरी है तो दोनों के लिए पढ़ो। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन में एक बस छोटा सा ये है कि CRNKL, ठीक है, ये एक जीन है। ठीक है, ये जीन है जो mRNA, आपने mRNA के बारे में पढ़ा होगा, ये इसके स्प्लिसिंग के लिए काम आती है, स्प्लिसिंग के लिए। ठीक है, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि CRNKL1 क्या है। ये एक जीन है, ठीक है, जिसके म्यूटेशंस से पता, एक रेयर ब्रेन डिसऑर्डर का पता चल रहा है बच्चों के अंदर। ठीक है, बस इतना जान रखना है कि इसके अंदर डिसऑर्डर होता है ना, म्यूटेशन होती है इसके अंदर, तो एक रेयर टाइप की डिजीज़ हो जाती है बच्चों के अंदर जो ब्रेन डिसऑर्डर्स करती है। ठीक है, उससे क्या होते हैं, उससे हिप्लोप्सिया होता है, सीजर्स होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, माइक्रोसेफेली, पोंटोसेरेबुलर करके हाइपोप्लाजिया होता है। ये सब ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं ये। तो आपको बस इतना जानना है कि ये जो CRNKL, अगर आपसे यूपीएससी में पूछ ले कि CRNKL क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जीन है। अब मैं आपको देखो हवा में नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों आएगा। ठीक है, आने के चांसेस हैं, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से क्यों आते हैं ये जानो सबसे पहले। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे ना, तो उनके अंदर ऑप्शंस दे रखा है कि एक क्वेश्चन दे दिया था कोई भी, ये ACE2 क्या है ये। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था कि क्या ये कोई जीन है। ठीक है, या एक क्वेश्चन पूछा था बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 करके एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी शायद एक ऑप्शन था, जहाँ तक मुझे याद है कि यह क्या कोई जीन है ये। तो इस तरीका, अगर जैसे पूछ रहे ना क्या ये कोई जीन है, तो अगली बार में ना जीन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये एक जीन है, CRNKL, ये कोई जीन है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी क्या है कि अपना एक इनका एक पूरा क्वेश्चंस का वो होता है कि भाई बहुत सारा डाटा होता है इनके पास, उसी में से उठा के देते रहते हैं। तो आपको ऑप्शंस में से भी दे सकते हैं, और आपको ऑप्शंस क्वेश्चंस के जो नीचे जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट, उसमें से भी दे सकते हैं। एक एक सिंगल वर्ड ज़रूरी है PYQs का, और मैंने PYQs के 2013 से 2025 तक के एक एक जो उसमें बीच में लाइन भी आई है ना, उसको भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उसके वीडियोस बना के आपको जल्दी दूंगा, या फिर जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा मैं उसको टाइमली प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तो खैर अभी ये हुआ है पेपर, लेकिन धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, बढ़ाएंगे अपने काम को। ठीक है, तो ये आपको जान लेना चाहिए कि ये क्या है, ये एक जीन है। किससे होता है ये कॉज करता है एक रेयर ब्रेन डिसऑर्डर।
कहाँ से पता चला है? ये स्टडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, आइडेंटिफाइड म्यूटेशन इन द म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। ठीक है, अगली न्यूज़ है ई कोली। आपने पढ़ा होगा, गट बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, ई कोली इसका एक स्ट्रेन है, इसका एक कोई भी छोटा मोटा कोई स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, उसको यूज़ किया है किसने? साइंटिस्ट ने। क्या करने के लिए? करने के लिए कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको पैरासीटामोल में कन्वर्ट करने के लिए। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार प्लास्टिक वेस्ट को पैरासीटामोल में चेंज करेंगे ये। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, साइंस है ये, इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो एक टीम है जिसने फाउंड किया है हार्मलेस स्ट्रेन ऑफ ई कोली, जो क्या कर सकता है? कोड कन्वर्ट। ठीक है, अभी देखो कोड कन्वर्ट की बात करते हैं। अगर आप PYQs करोगे ना तो आपको कैन, कोड, माइट, इन सारे शब्दों की ना बहुत अहमियत पता चलेगी। तो कोड कन्वर्ट पॉलीइथाइलिन टेराफेथलेट इनटू पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंड इवेंचुअली इनटू पैरासीटामोल। ठीक है, अब आप एक बात को याद कीजिए, अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, तो आपने ना ये जो टर्म है PET और पाबा, ये ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ये PET और ये पाबा, ये क्या होता है? ठीक है, पॉलीइथाइलिन टेराफेथलेट PET कहते हैं इसको, और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसको पाबा कहते हैं। ठीक है, अब PET क्या होती है? ठीक है, पॉलीथाइलिन है, पॉलीथाइलिन से आप समझ गए होंगे पॉलीथाइलिन। तो ये यूज़ कहाँ होती है? ये यूज़ होती है जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। ठीक है, वाटर, ये हमने वाटर बोतल हो गई। ठीक है, या जूस के जो पैकेट आते हैं ना आपके, जैसे आपने माज़ा फ्रूटी के छोटे पैकेट्स देखे होंगे। ठीक है, उस किससे बनते हैं? वो इससे बनते हैं, PET से। समझे? और ये जो पाबा है, पाबा पायरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये आपका यूज़ पता कहाँ होता है? ये होता है सनस्क्रीन के अंदर, सनस्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो ये जो हार्मलेस स्ट्रेन है किसका? ई कोली का। ई कोली क्या है? ई कोली एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया, ये क्या करेगा? पहले तो पॉलीइथाइलिन को कन्वर्ट करेगा पाबा में, और फिर पाबा को कन्वर्ट करेगा पैरासीटामोल में। ठीक है, तो ये एक नई तरीका की साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये PET इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैंने कहाँ बताया कि ये वाटर बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और जो जूस पैकेजिंग्स होती हैं, या माज़ा की हो गई, फ्रूटी की हो गई, या और भी कोई आती हैं, तो जो इसकी थोड़ी सी ना ये थिन होता है ये, तो इसलिए इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, और पाबा कहाँ यूज़ होता है? पाबा यूज़ होता है आपका सनस्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो ये एक स्टडी आई है निकल के, तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद रखना चाहिए कि भाई इस तरीक़ा से भी कुछ कुछ चल रहा है। आपसे पूछ रहे कि यार किसी को पैरासीटामोल में चेंज कर दोगे, तो यहाँ लिखा ना कोड कन्वर्ट, तो हो सकता है अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कोड कन्वर्ट, तो हाँ, यस, इट कैन, इट कुड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये नागा अस्त्र I1 लॉयटरिंग म्यूनिशंस, ये क्या है? ये आप थोड़ा सा नागा अस्त्र से समझ रहे होगे कि भाई कोई ना कोई तो ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ ही है। ठीक है, नागा अस्त्र। अब ये लॉयटरिंग म्यूनिशंस क्या होता है? कोई बात नहीं, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपने कामिकाज़े ड्रोन का नाम सुना है? कामिकाज़े ड्रोन जापान ने बनाए थे ये। ठीक है, पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप पिछले 2-1 साल से या न्यूज़ भी पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने ज़रूर जाना होगा। प्रीवियस के क्वेश्चंस में नहीं आया हालांकि कामिकाज़े ड्रोन, पर कहीं ना कहीं ज़रूर आया होगा किसी PYQ के अंदर, किसी अदर एग्ज़ाम के न्यूज़ में पढ़ा होगा। ये सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं इनको, सुसाइड ड्रोन्स। ठीक है, ये अपने टारगेट के पास जाते हैं, उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, और वहाँ जाके ये खुद पे खुद इनमें विस्फोट हो जाता है। सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं इनको। ये जापान ने बनाए थे सबसे पहली बार, इसलिए इनको कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, इंडिया ने ऑर्डर किया है 450 नागा अस्त्र 1R ल्यूटरिंग म्यूनिशंस फ्रॉम सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में, लेकिन पहले पढ़ते हैं नागा अस्त्र 1R लॉयटरिंग म्यूनिशंस के बारे में। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीका का सुसाइड बॉम्ब ही है। ठीक है, लेकिन इसको रीयूज़ भी किया जाता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ अ लॉन्चर सिस्टम। ये क्या करेगा जाके कि ये अपने टारगेट के ऊपर जाएगा। ठीक है, वहाँ उसको देखेगा, ये मान लो ये यहाँ पर है, ये इसका टारगेट है। ठीक है, और ये यहाँ पे अटैक करेगा जाके।
ठीक है, तो ये इसका काम है। कामिकाज़े ड्रोन न्यूट्रलाइज एनी होस्टाइल थ्रेट विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2 मीटर विद जीपीएस। ठीक है, ये ऐसा ही है हमारा नागास्त्र, इंडिजीनियस है ये। इतनी अच्छी बात है कि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर्स है कॉस्ट इफेक्टिव है विद फुल रीयूजेबिलिटी ऑफ लॉन्चर सिस्टम। 360 गिम्बल कैमरा है इसका। ऑप्शनल थर्मल कैमरा फॉर नाइट ऑपरेशंस, अगर हम नाइट ऑपरेशंस की बात करें तो। ठीक है, अगर हम वीडियो टेलीमेट्री की बात करें तो हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट को इस टाइम पे देख रहा है, प्रिसीजन अटैक के लिए। और इसकी हाई प्रिसीजन टारगेटिंग है 2 मीटर्स की। ठीक है, जैसे कामिकाज़े ड्रोन की थी। 80% इसमें इंडिजिनियस कंटेक्ट है। उसको टेस्ट किया गया है लद्दाख में। ठीक है, और बबीना नियर झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो इंडियन आर्मी के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स से काफ़ी इसने संतुष्ट किया है उनको। ठीक है, और वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ। ठीक है, अगर यहाँ पर है तो ये सीधा हवा में उड़ जाएगा एकदम, और एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। हाई इंड्योरेंस, प्रिसिजन टारगेटिंग और मिशन फ्लेक्सिबिलिटी। रोबस्ट ऑपरेशन कैपेबिलिटी, और जो इसका मिशन रेडियस है वो रियल टाइम वीडियो लिंक दिखाता है 50 किलोमीटर के विद इन रेंज में। स्टेबल, ठीक है, स्टेबल रियल। अगर हम इसमें जो कैमराज लगे हुए हैं ना 360 डिग्री लेवल कैमरा, गिम्बल कैमरा, उससे आप 50 किलोमीटर्स तक देख सकते हैं कि आप क्या कहाँ पे अटैक हो रहा है। रियल टाइम वीडियो लिंक। ठीक है, और इसके टोटल रेंज क्या है, वो 170 किलोमीटर की है। एंड्योरेंस कितना है इसका, कितने टाइम तक हवा में उड़ सकता है ये, तो ये 1.5 घंटे के करीब में उड़ सकता है ये। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नागा अस्त्र 1R के बारे में। आपको इससे मैं बताता हूँ, देखो अगर ब्रह्मोस मिसाइल से क्वेश्चन आया है ना मेंस के अंदर, तो आपसे इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। आप ये मत सोच कि भाई वहीं से पूछा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछा जा सकता है, और कितना भी पूछा जा सकता है। और क्या बोलते हैं, अगर डिफेंस सीडीएस वगैरह की बात करें, या आपके सीएपीएफ की बात करें, ठीक है, सीएपीएफ की बात करें या फिर सीडीएस की बात करें, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा ज़रूर। 450 नागा अस्त्र बनाए लेटरिंग मुनिशंस। ठीक है, तो ये है नागा अस्त्र। और ऑटोनमस मोड पे इसकी 30 किलोमीटर, जो भी हमने पीछे पढ़ा, इसकी जो रेंज है 170 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं। एसडीएल ने एक लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन भी, जिसका नाम भार्गव अस्त्र है, भार्गव अस्त्र। ठीक है, इसको भी लो कॉस्ट काउंटर ड्रेन सॉल्यूशन, काउंटर ड्रेन, ड्रोन को मारने के लिए भी कोई काउंटर ड्रोन चाहिए ना, तो उसके लिए भी किसने, एसडीएल ने भार्गव अस्त्र नाम से एक ड्रोन सॉल्यूशन भी काम पे लाए हैं। ठीक है, और ये अपना आर्मी के लिए है, हमने पढ़ा है ये पहले भी। ठीक है, तो प्रिसिजन के साथ काफ़ी मारता है ये। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हमने। आगे इसके बारे में कोई बड़ी न्यूज़ आएगी और अच्छे से तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। ठीक है, अगली न्यूज़ है रानी दुर्गावती जी के ऊपर। इनका आज कल पुण्यतिथि थी इनकी, मतलब 24 जून को। ठीक है, 24 जून को ये बैटल में लड़ते हुए अगेंस्ट मुगल्स, इन्होंने अपनी ही जान खुद ले ली थी ताकि पकड़ी ना जा सकें ये। तो 1524 में इनकी डेथ हुई थी और इनका जन्म हुआ था, इसमें डेट गलत लिखी हुई है। ठीक है, करेक्ट करते हैं। कलिंजर में इनका बर्थ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चंदेला राजपूत क्लैन में हुई थी ये। हॉर्समैनशिप में, स्वॉर्ड फाइटिंग में, स्टेट क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्किल्स अचीव की हुई थी। ठीक है, गोंड डायनेस्टी के दलपत शाह के राजा के साथ इनकी शादी हुई थी। और लीडरशिप की बात करें तो इन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप को अज्यूम किया था, और जिसमें अपने राज्य की स्टेबिलिटी, बच्चों की शिक्षा, काफ़ी उस पर काम किया था। ठीक है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी है इनका। 16th सेंचुरी में जेंडर बैस के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और काम भी किया था अपने राज्य के अंदर। मिलिट्री डेवलप की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, रिजर्वेयर्स बनाए थे इन्होंने। रानी ताल जैसे एक अपने नाम पे इनका रिजर्वेयर बना था फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई। और इकोनॉमिक और कल्चरल इनिशिएटिव की बात करें तो ट्रेड इनक्रीज किया था, रिवेन्यू बढ़ाया था, और लोकल ट्रेड को बढ़ाया था, और प्रॉस्पेरिटी लाई थी अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, आर्टिजन्स को इन्होंने पैट्रोनाइज़ किया था, टेंपल बनवाए थे, आर्टिस्ट को पैसे अपना जो भी पैट्रोनाइज़ करना होता है, और अपने जो सेंट्रल इंडियन फोक ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करके रखा था। ठीक है, फाइनल बैटल की बात करें तो इन्होंने जो जनरल थे उसके मुग़ल आर्मी के, असफ़ खान, उनके जो उन्होंने बोला था कि भाई आप हमारे को सरेंडर कर दो, इन्होंने मना कर दिया और बोला कि नहीं, हम आपसे युद्ध करेंगे। ठीक है, और 24 जून 1564 को लड़ते हुए इन्होंने अपनी ही डैगर से खुद को अपनी जान ले ली थी, रेदर देन सरेंडर हर सेल्फ। ठीक है, व्हेन शी वॉज ट्रैप्ड।
और भारत सरकार ने इनको गोंडवाना के एक लेजेंड के रूप में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसे ही रानी दुर्गावती जी को भी उतना ही भारत सरकार ने सम्मान दिया है। इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, और म्यूज़ियम है जबलपुर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। भारत सरकार इनके हर साल इनकी पुण्यतिथि पर और जन्म तिथि पे सरकार कमेमोरेशन करती है। आइकॉनिक स्टेटस बनाया है इनका, सिंबल ऑफ इंडियन प्राइड की तरह इनका नाम लिया जाता है, ठीक है, एक शहीद के रूप में। ये एक क्वीन भी थी, एक मदर भी थी, एक मोनार्क भी थी, वॉरियर भी थी, और एंड्यूरिंग सिंबल थी रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो ये हैं रानी दुर्गावती। और ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, देखो ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, और ये आंसर राइटिंग में आ सकता है, कहाँ पे, एथिक्स के अंदर, ठीक है, या एथिक्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो कि भाई जिस तरीक़ा से वुमेन की अगर हम बात करें, ठीक है, या वुमेन लीडर्स की अगर हम बात करें, तो हम रानी दुर्गावती जी का नाम ले सकते हैं। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई का लेते हैं रेसिस्टेंस के लिए, ऐसे ही हम इनको भी एंड्योरिंग सिंबल बता सकते हैं एंड्योरेंस का। तो आप एथिक्स में या एस्से राइटिंग में एक पैराग्राफ इनके नाम पे लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आंसर राइटिंग में आंसर को एनरिच करने के लिए आप रानी दुर्गावती जी का यूज़, इनके कंटेंट, इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। इज़राइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट आपको पता ही चल रहा है। फ़िलहाल देखो सीज़ फायर हो चुका है ईरान इज़राइल का, लेकिन यूएसए ने क्या किया, जो इसकी फोर्दो अभी हम पढ़ेंगे, जो इनके न्यूक्लियर बेसिस हैं, जहाँ पर इनका इन्रिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है ईरान का, ठीक है, वहाँ पर बॉम्बार्डमेंट की है, ठीक है, B2B बॉम्ब से, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ठीक है, देखा होगा आपने, एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला प्लेन था वो एक, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई ये हम इसको ख़त्म कर देंगे वॉर को 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं। फ़िलहाल अभी देखो जो है सीज़ फायर हो चुका है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट हैं जो वहाँ के, मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने डीप कंसर्न किया और बात की थी इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने बात की थी। अब इसमें हम बात करेंगे कि देखो इंडिया का कंसर्न क्या है, मेन टॉपिक पे बात करते हैं जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर उधर की बातें बहुत होती है न्यूज़पेपर में और करंट अफेयर्स में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन अगर इंडिया ईरान रिलेशन की बात आती है ना, तो आप उसमें कितना क्या आंसर आपको लिखना चाहिए। ये सब तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जो, एक सेकेंड, अगर इंडिया का ईरान का और इज़राइल का और यूएसए का फुल फ्लेज्ड एक वॉर होता है, छोटा मोटा, एक तरीका छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़े लेवल पर चल रहा है, तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे पहले क्या होती है कि इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कैसा होता है कि भाई जो सैंक्शंस हैं वो लग जाएंगी ईरान के ऊपर, और हम करते हैं ईरान के साथ ट्रेड। अब हम ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो यूएस से हमसे बोलेगा कि भाई, जैसे रशिया से बोला था, रशिया के लिए बोला था यूरोप ने और यूएसए ने कि आप अपना ऑयल परचेस यहाँ से बंद करो। ऑयल तो हम भी परचेस करते हैं ईरान से, तो यहाँ पर सैंक्शंस हो जाएंगे, ट्रेड हमारी इम्पेक्ट होगी, ठीक है, ट्रेड हमारी इम्पेक्ट होंगी। क्यों ट्रेड होंगी? क्योंकि भाई ये जो है यूएसए और इज़राइल भी हमारे एक तरीक़ा से एलाइज़ हैं, दोनों के दोनों, वेस्ट में, मिडल ईस्ट में, ठीक है। तो सैंक्शंस होंगे और ट्रेड पे डिस्प्यूट हो सकता है। ऑयल पैसेज है, वहाँ के पार्लियामेंट ने कही कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ब्लॉक कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो हमारी जो गैस सप्लाई है या पेट्रोल की सप्लाई है, ऑयल, क्रूड ऑयल की, वो बंद हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, वो डिसरप्ट, ठीक है। वर्ल्ड का, एशिया का आता है 60-70%, इंडिया का आता है 40 से 60% ऑफ क्रूड ऑयल यहीं से आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरी है मिलिट्री एक्सपेंशन। यहाँ पर जो है यूएस की जो मिलिट्री हैं वो कंटिन्यूसली आ जाएंगी, तो हमारा अगर कोई भी यहाँ पे, जिस तरीक़ा से हमने ईरान के अंदर जो हमने पोर्ट्स बनाए हैं, ठीक है, शहीदी पोर्ट्स बनाए हैं हमने, और चाहबार पोर्ट बनाया है हमने, ठीक है, ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट बनाया है। तो जब वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ आके खड़ी हो जाएंगी, तो इंडिया किस तरीक़ा से, ईरान और इंडिया उस पर आगे वर्क कर सकते हैं। अगर हमको आगे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करना हुआ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ तो, ठीक है। 8 to 9 मिलियन इंडियंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और जिसमें से 1.4 मिलियन है इंडिया के फ्रॉम ईरान, ठीक है। अभी ऑपरेशन
सिंधु चल रहा है, ठीक है। सिंधु में इवैक्यूएट कर रहे हैं इंडियंस को भारतीय सरकार, ठीक है। बहुत अच्छा काम करते हैं हम। जब भी वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी कोई इस तरीक़ा का केओस होता है, चाहे वो यूक्रेन में हुआ, चाहे वो इज़राइल में हुआ, चाहे वो कहीं पे भी हुआ, यूएसए के अंदर भी हुआ था जब इंडियन इमिग्रेंट्स को वहाँ से निकाल रहे थे, तो भारत सरकार इस मामले में अपने सिटीजन्स की इज्जत को, उनकी इंटीग्रिटी को देखते हुए, उनके रिस्पेक्ट को देखते हुए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ती है और काम करती है। तो 1.4 मिलियन है इंडिया में, इंडियंस हैं ईरान में, उनको इवैक्यूएट करना, ठीक है। और हम तो यही चाहते हैं कि इवैक्यूएशन की ज़रूरत ना ही पड़े, इसलिए वॉर से प्रॉब्लम है सभी को, इंडिया को भी और वर्ल्ड को भी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया की एनर्जी नीड्स यहीं से आती है। अगर यहीं से आएगी तो थ्रेट नहीं आएगी, तो थ्रेट में क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हमारी थ्रेटन होगी, और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और ये IMC प्रोजेक्ट है, IMC इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये यहीं से निकल के जा रहा है, ईरान से नहीं जा रहा है, सऊदी से जा रहा है, लेकिन रीजन तो वही है ना, ठीक है। तो ये इंडिया का जो कॉस्ट है, जो इंडिया पे करेगा इस वॉर में, हम इसको देखते हैं कि भाई एक तो ऑयल पैसेज हमारा ब्लॉक हो जाएगा, सैंक्शंस लगेंगे, ट्रेड डिस्टर्ब होगा, मिलिट्री एक्सपेंशन वहाँ बढ़ेगा, तो जो स्टेबिलिटी होती है रीजन के अंदर वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इवैक्यूएशन करना पड़ेगा हमको बहुत ज़्यादा, फूड सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और IMEC प्रोजेक्ट है या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट है, चाबार प्रोजेक्ट है, चाबार पोर्ट है हमारा वहाँ पे, उसके अगर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको इन फ्यूचर, अगर ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है। कर पाते हैं लेकिन इश्यूज़ हो जाते हैं डिप्लोमेटिक वेज में, ठीक है। तो ये है इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। बाकी आपको पता ही है कि ईरान ने क्या किया है, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है ईरान, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की राह पर है अकॉर्डिंग टू ईरान एंड इज़राइल एंड USA। तो उस पर इनका वॉर चल रहा है, ठीक है, ताकि मल्टीपोलर ना बन के वर्ल्ड। अब यही है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है वो उसकी धमकी देगा ही देगा। आज इज़राइल के पास है, USA के पास है, रशिया के पास है, तो वो देते हैं धमकी, ठीक है। तो ईरान भी इसलिए बनाना चाह रहा है, डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा मैप है, आप इसको ज़रूर जानो। मैंने पहले भी ईरान के मैप्स के बारे में बात की थी, ठीक है, आप इसको फिर से जानो। देखो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़, ये गचिन जगह है उसके अंदर, अपना ईरान के अंदर। अब ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये फोर्दो है, ये है ईरान का मोस्ट क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट, डग डीप इनटू माउंटेन, फोर्दो, ठीक है। इस पे बंकर ब्लास्टर से बॉम्बार्डमेंट की गई थी, ठीक है। ये है इस्फाहान, ये है नियर बॉम्ब ग्रेड न्यूक्लियर फ्लोर थ्रू। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जितना एक बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए वो चाहिए ना, न्यूक्लियर फ्यूल, इतना यहाँ पे पहुँच चुका है, ये कहना है IAEA का, ठीक है, या फिर USA का, ठीक है। ये है नतंज, लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर ऑफ ईरान, वॉज ऑलरेडी डैमेज्ड इन अर्लियर अटैक्स बाय इजराइल। तो ये आपको पता होना चाहिए, नतंज, इस्फाहान और अपना फोर्दो, ठीक है। ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, ये UAE है, ये ओमान है, ये कतर है। बार बार अगर आप देखते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये बंकर बस्टर बम है, जो देखो ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये बंकर बस्टर बम है जो USA ने यूज़ किया था ईरान के खिलाफ, ठीक है। और ये है आपका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IEMC। ये इंडिया में मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, अल गुवेफत UAE का पोर्ट है, ये हरदा सऊदी अरेबिया, रियाद जबेल अली UAE, हाफिया इज़राइल, अदहदीता सऊदी अरेबिया, और पिरायूस ग्रीस के अंदर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंशन होता है ना, तो ये ईरान है यहाँ पे, इसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिज़नेस के लिए, ट्रेड के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो इंडिया किस तरीक़ा से इफेक्ट होगा ईरान, इज़राइल और USA के वॉर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और भी अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करेंगे। अभी भी मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी इसमें अगर कोई इशू हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या मैं कहीं कुछ नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, और पूरी कोशिश रहेगी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कोशिश करेंगे और अच्छे से इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो एक बार छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा SCO के बारे में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मीट पे जाएंगे किंगडो, चाइना के अंदर, ठीक है। 9 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया 2017 में बना था और ये 1991 में
2001 में बनी थी, उससे पहले था ये शंघाई 5। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात किया हमने कि भाई अगर सिकल सेल एनीमिया को टाइमली अगर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज़ कर सकती है, और जैसे किया भी है 5% तक हम आ गए हैं। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात की हमने कि भाई इंडिया तो 42nd नंबर पे है और न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि वर्क लाइफ बैलेंस को हम साथ में लेके चले, दोनों को बैलेंस करके चलें, जो इसका नाम है प्रॉपर। रानी दुर्गावती जी के बारे में जाना, हम इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, एस्से में यूज़ कर सकते हैं, इनकी जितने भी इनका वर्क रहा है, ठीक है, इनका रोल रहा है इंडियन, जो भी इंडिया की जो सोसाइटी के अंदर इनका रोल रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है। इनके जो रेसिस्टेंस रहा है रानी लक्ष्मीबाई जैसा, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। ईरान इंडिया यूएसए अगर वॉर होता है तो इंडिया किस तरीके से अफेक्ट होगा, ये हमने जाना कि भाई मिलिट्री एक्सपेंशन हो जाएगा, वहाँ पे इवैक्यूएशन करानी पड़ेगी। 1.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं ईरान के अंदर, और हमारी फूड सिक्योरिटी जो है अफेक्ट हो जाएगी। हमारा क्रूड ऑयल वहाँ से आ रहा है, हमारी गैस वहाँ से आ रही है, चाबार पोर्ट हमारा वहाँ पर है, और IMEC प्रोजेक्ट है, उसको भी ट्रेड में वहाँ पे भी इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है। एस्टीमेट कमेटी हमने पढ़ा नहीं है आज, ठीक है, हम इसको कल पढ़ेंगे। नागास्त्र है, ये क्या है, ये लियर्टरिंग म्यूनिशंस ड्रोन था, ये कामिकाज़े ड्रोन जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उसी के जैसा ये ड्रोन है। प्रिसीजन टेक्निक के साथ एकदम ये टारगेट करेगा अपने टारगेट्स को टारगेट करेगा ये। ठीक है। ई पासपोर्ट की बात की हमने, ई सेवा सदन, ई पोर्टल की बात की, पोर्टल 2.0 किसने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसको स्टार्ट किया है। ई कोली बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, ये PET और पाबा जो हमने बात किया था, इसको कन्वर्ट करेगा PCM में। ठीक है। और क्रेंकल-1 जीन है, ये सिर्फ नाम याद रखो इस जीन का। ठीक है। ब्रेन डिसऑर्डर्स में इसमें जो अगर म्यूटेशंस हो जाते हैं, इसमें बदलाव हो जाता है, तो ये चाइल्ड के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर ये ब्रेन म्यूटेशंस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने जाने, ये सब हमने पढ़े। आप इनको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, यहीं से रिवाइज़ कीजिए, और जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर साइट जो हैं भरी रहती है। आपको अगर जहाँ पे इसको मेंस में यूज़ करने की ज़रूरत है उसको वहाँ पे मेंस में यूज़ कीजिए, आंसर एनरिचमेंट में ज़रूरत है उतने में कीजिए, और प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसमें उसको यूज़ कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम की। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल 26 जून को। ठीक है। कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में और करंट अफेयर डिस्कशन में आपसे हम मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।